तो अब तक हमने एंट्रोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस अगर किसी डायरेक्शन में होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्यों वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ऐसा फैक्टर है जो उसको फोर्स कर रहा है उस डायरेक्शन में। तो किसी भी प्रोसेस के लिए दो फैक्टर्स होते हैं जो उसको ड्राइव करते हैं। वन इज द टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी, कि कोई भी प्रोसेस अपनी एनर्जी को या कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, और सेकेंडली वो अपनी एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब डिसऑर्डर मैक्सिमम हो और एनर्जी मिनिमम हो। तो ये दोनों टेंडेंसी रहती हैं। तो जब भी कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाते हुए एनर्जी भी डिक्रीज हो रही हो और एंट्रोपी भी बढ़ रही हो। ठीक है, अगर ये दोनों ही फैक्टर्स सेटिस्फाई हो गए तब तो ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं, एक एनर्जी को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी है और एक एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करने की टेंडेंसी है। तो अगर किसी डायरेक्शन में चलते हुए एनर्जी भी घट रही हो और एंट्रोपी भी बढ़ रही हो तो ये तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा। अब हो सकता है कभी कभी किसी डायरेक्शन में जाने पे एनर्जी बढ़ रही है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है ये तो फेवरेबल नहीं रहा, क्योंकि टेंडेंसी तो एनर्जी को मिनिमम रखने की थी, तो ये फेवर में नहीं है, पर एंट्रोपी वाला फेवर में है। तो जब एक फैक्टर अगेंस्ट काम कर रहा हो और दूसरा फैक्टर फेवर में काम कर रहा हो तब क्या होगा, तब जो डोमिनेट करेगा वो डिसाइड करेगा। अगर एनर्जी वाला फैक्टर ज़्यादा बड़ा है और वो फेवर में नहीं है तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। पर अगर एंट्रोपी वाला फैक्टर बड़ा है और क्योंकि वो फेवर में है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जब दोनों फैक्टर्स सपोर्ट में नहीं होते, एक होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि ज़्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो जो बड़ा फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे कि जो डोमिनेंट फैक्टर है इज द डिसाइडिंग वन, कि स्पॉन्टेनियस होगा ये प्रोसेस या नहीं होगा। और तीसरा केस ले लेते हैं कि एनर्जी बढ़ रही है और एंट्रोपी घट रही है। अब एनर्जी बढ़ रही है तो मिनिमम तो नहीं हो रही, उल्टा मैक्सिमाइज हो रही है, तो ये भी फेवरेबल नहीं है। और एंट्रोपी बढ़ने की जगह घट रही है, ये भी फेवरेबल नहीं है। तो ऐसा केस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक फैक्टर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि दोनों सपोर्ट कर रहे हो, एक कर रहा हो दूसरा नहीं कर रहा, या दोनों ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए अब हमें दो फैक्टर पढ़ने होंगे, एक एनर्जी वाला और एक एंट्रोपी वाला। ठीक है, अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, पहला एग्जांपल देते हैं कि मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, इसमें लेट अस से कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने बीच में पार्टीशन किया हुआ है। अब पार्टीशन के लेफ्ट तरफ हम बोल देते हैं कि हमारे पास गैस ए है और दूसरी तरफ है गैस बी। जब ये पार्टीशन हम बीच में से रिमूव कर देंगे, ठीक है, पार्टीशन हमने रिमूव कर दिया, अब क्या होगा, तो मान लेते हैं जो गैस ए के पार्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पर ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट किए, और जो गैस बी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हमने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो धीरे धीरे ब्लू इधर जाने लगेंगे और जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो इधर, तो फाइनली दोनों में मिक्सिंग होगी। अब ये जो सिस्टम था ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंदर बाहर ना तो कोई मैटर आ सकता है, कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, और कोई एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो मतलब ना तो एनर्जी बढ़ सकती ना कम हो सकती। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज है, ना कोई हीट गेन होगी ना लूज होगी ना वर्क होगा ना डन बाय द सिस्टम, तो एनर्जी चेंजेस क्या होगी, जीरो।
तो जब एनर्जी चेंज जीरो हो गया तो एक फैक्टर तो बचा ही नहीं, एनर्जी वाला फैक्टर तो आपके लिए बाहर हो गया। अब बचा सिर्फ एंट्रोपी वाला फैक्टर। तो एक ही फैक्टर बचा है एंट्रोपी, वही डिसाइड करेगा। अब गैसेस जब ज़्यादा फैलेंगी, ज़्यादा इधर उधर जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, जब गैस एक लिमिटेड से अपने एरिया में, इस एरिया में ए गैस है, तो इसका डिसऑर्डर बहुत कम है। जब ये और ज़्यादा फैल पाएगी, ज़्यादा स्प्रेड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे स्पेस में, तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हम बोलते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीजेज अपॉन मिक्सिंग। जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। ऑलवेज रिमेंबर, दो चीज़ों को मिक्स करने का मतलब ही एक तरह का डिसऑर्डर क्रिएट करना है। तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी मिक्स करने पे। तो डेल्टा एस क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो जब एनर्जी वाला फैक्टर है ही नहीं और एंट्रोपी इसमें बढ़ रही है, तो एक ही फैक्टर है और वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये कैसा है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और कब स्पॉन्टेनियस? हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि एक ही फैक्टर है और वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया जहां एनर्जी वाला फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था पर एंट्रोपी वाला फैक्टर सपोर्ट में था। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में अगर आपको कहा जाए फर्श पे पड़ा हुआ पानी, ठीक है, फर्श पे थोड़ा सा पानी आपने एक गिलास फेंक दिया, तो 3 4 5 घंटे में ये सारा का सारा पानी इवेपोरेट कर जाता है। चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, पानी इवेपोरेट कर जाएगा। ओके, अब दूसरे केस में मैं आपको बोलता हूं कि यही पानी, इतना ही पानी आप एक कंटेनर में ले लो। ठीक है, लेटर से आपने एक पतीले में इतना पानी ले लिया कंटेनर में, और इसको ऊपर से आपने ढक दिया, कवर कर दिया। ठीक है, तो पहले केस में तो सारा का सारा पानी इवेपोरेट कर गया था। दूसरे केस में भी वही कमरा है, वही टेम्परेचर है, वही कंडीशंस हैं और पानी भी उतना है। तो क्या आपको लगता है कि दूसरे केस में ये पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट कर जाएगा, मतलब पानी बचेगा नहीं, सारे वेपर बन जाएंगे? नहीं होगा। ठीक है, तो पहले केस में सारा का सारा पानी वेपर बन के निकल गया, इवेपोरेशन पूरी होगी। दूसरे केस में आप 3 घंटे बाद आओ, 6 घंटे के बाद आओ, 10 घंटे के बाद आओ, स्टिल इस कंटेनर में पानी होगा था। थोड़े बहुत वेपर यहां पर बनेंगे, पर ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सारा का सारा पानी ही वेपराइज हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इस प्रोसेस में? अब देखो, पहला वाला एग्जांपल इसको लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एग्जांपल में क्योंकि इवेपोरेशन के लिए लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है, तो एनर्जी तो उसको गेन करनी है, तो एनर्जी तो बढ़ेगी सिस्टम की। ठीक है, और लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर ज़्यादा दूर तक फैल पाते हैं, ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, तो उनके पास रैंडमनेस ज़्यादा होती है। गैस की रैंडमनेस लिक्विड से हमेशा ज़्यादा होती है, तो एंट्रोपी भी इसकी बढ़ रही है। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, एनर्जी का बढ़ना फेवरेबल नहीं है, एनर्जी कम होनी चाहिए, पर एंट्रोपी का बढ़ना फेवरेबल है। अब क्योंकि यहां पर ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो ये जो वेपर बने, इनको जितना भी वॉल्यूम मिलेगा उसमें फैल जाएंगे पूरे कमरे में। ठीक है, तो इनको स्प्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो एंट्रोपी में जो इंक्रीज आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, पर जो एनर्जी गेन करनी पड़ी वो बहुत ज़्यादा नहीं गेन करनी पड़ी। तो एंट्रोपी इंक्रीज यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, बड़ा फैक्टर हो गया, और एंट्रोपी बड़ा फैक्टर है और वो सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन या सॉरी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है कि स्पॉन्टेनियसली पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन से एंट्रोपी बढ़ती है और एनर्जी भी बढ़ती है, पर एनर्जी छोटा फैक्टर है और एंट्रोपी यहां पर बड़ा फैक्टर है। दूसरे केस में भी वही है, वही पानी है, वही टेम्परेचर है, सब कुछ, पर ऊपर से ढक दिया है हमने। ठीक है, इट्स बिन कवर्ड। अब इसके केस में भी एनर्जी तो बढ़ेगी अगर ये वेपर बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे वेपराइजेशन अगर होगी तो एनर्जी तो बढ़ेगी और एंट्रोपी भी बढ़ेगी, पर क्योंकि आपने ऊपर से इसको कवर करके रखा है तो वेपर बहुत ज़्यादा बाहर स्प्रेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनको बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है उनके पास स्प्रेड होने के लिए।
तो एंट्रोपी में जो गेन आ रहा है, एंट्रोपी में जो इंक्रीज आ रहा है वो बड़ा लिमिटेड सा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पर एनर्जी में इंक्रीज तो आया। तो यहां पर एनर्जी जो है ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, और जो डोमिनेटिंग मतलब बड़ा फैक्टर एनर्जी हो गया, और एनर्जी तो सपोर्ट में नहीं है, क्यों एनर्जी बढ़ती है तो वो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो एनर्जी यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर है और वो बढ़ रही है तो वो सपोर्ट में नहीं है, तो इसीलिए यहां पर प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए ये पूरा का पूरा पानी कभी भी वेपराइज नहीं होगा। पर जैसे ही आप इस कवर को हटा दोगे, ढक्कन को हटा दोगे, अब मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर तक फैल पाएंगे, तो एंट्रोपी वाला फैक्टर अब बढ़ जाएगा और डोमिनेंट हो जाएगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डे टू डे के लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम एंट्रोपी इंक्रीज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वो स्पॉन्टेनियस हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है आपको। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन टेक डाउन द नोट्स